गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का पीएसएम हाउस में स्वागत है। प्रभात सर मैथमेटिक्स हाउस इस नाम से यूट्यूब चैनल पे मैंने एक चैनल जनरेट किया है जिस पर मैं आप सभी स्टूडेंट को क्लास 11th, क्लास 12th एंड आईआईटी एंड बीएससी का कोर्स फ्री में अवेलेबल कर रहा हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो भी जिस क्लास से बिलोंग करते हैं जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी इस चैनल पर जुड़ करके इस शिक्षा को अच्छे से लाभ प्राप्त करके लाभान्वित हों। डियर स्टूडेंट, आज का दिन 15 अगस्त है और जैसा कि आप जानते हैं यह हमारे देश के लिए एक गौरव का दिन है। इस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तो उसी स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं आज आप लोगों को फ्री एजुकेशन के तहत आप लोगों को यह सुविधा प्रदान कर रहा हूं। सो डियर स्टूडेंट, आप सभी जल्द से जल्द पीएसएम हाउस चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को भी दबा दें और आप सभी को अगले नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं इस YouTube चैनल को जनरेट किया हूं और आप सबों को क्लास 11, 12 आईआईटी और बीएससी का कोर्स अवेलेबल करूंगा, जिसमें मेरा पहला क्लास आज क्लास 11th के लिए है। उन बच्चों के लिए है जो इस साल 10th पास किए हैं और उनका एडमिशन क्लास 11 में हुआ है और होने वाला है। तो वो सभी अभी गांव में ही हैं। ऐसा सिचुएशन है लोगों के साथ, क्योंकि आज हम लोगों के देश में कोरोना वायरस इस तरह से प्रभावित हो चुका है। जो स्टूडेंट कहीं भी बाहर निकल के पढ़ने में असक्षम हैं और सारे इंस्टीट्यूट्स अभी बंद हैं। तो आप सभी को घर पर भी रह करके और पढ़ाई को जारी रखना है और आपके सभी एग्ज़ाम होंगे। और जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत आप लोगों को और भी परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम का कंडीशन बदल रहा है। तो इस तरह से सारे अपडेट्स हम आप लोगों को देते रहेंगे और आप सभी स्टूडेंट्स से बस यही कहेंगे कि आप लोग लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। आप सभी को एक बेहतर मैथमेटिक्स सीखने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ आज हम आप लोगों को पहला टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप क्लास 10th पास करके आए हैं तो उम्मीद है कि आप लोग क्लास 10th में मैथमेटिक्स कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। तब आप लोग को का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स की तरफ 11th में और इंटर के लिए बन पाया। तो उस क्लास में आप एक चैप्टर पढ़े होंगे जिस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखे थे कि एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म था वो कुछ ऐसा था: ax² प्लस bx प्लस c = 0। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया गया होगा, आपको बताया गया होगा कि जैसा ही वेरिएबल का डिग्री देखा जाता है, जिस तरह से वेरिएबल का डिग्री वैरी करता है उस तरह से उसके वैल्यूज भी वैरी करते हैं। उसके वैल्यूज उसके डिग्री पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x के 2 वैल्यू हैं, 2 डिग्री हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी 2 होता है। तो सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 आप देखते होंगे कि जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप सॉल्यूशन प्राप्त किए होंगे सभी में 2 सॉल्यूशन प्राप्त किए थे। तो उसी तरह से आप सॉल्यूशन प्राप्त करने में आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करके बताया गया था जिसमें एक वर्ड आता है डिस्क्रिमिनांट। आप इस डिस्क्रिमिनांट को बखूबी जानते होंगे, जिसको डी से डिनोट किया गया था और डी का वैल्यू बताया गया था। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके b² - 4ac। डियर स्टूडेंट, आप वहां पर पढ़े थे इसके कंडीशंस को। कंडीशंस इसमें ये बताया गया था कि d का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, d is equal to 0 and d is less than 0। आप इस सारे कंडीशंस को देखे थे और आप सभी क्वेश्चंस का आंसर करते थे
बताते थे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह के नेचर का है, इसमें सॉल्यूशन कितना किसका होता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देखे थे d इज ग्रेटर देन 0, इस तरह के जितने भी आप डिस्क्रिमिनेंट प्राप्त किए थे उसमें दो रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रूट्स आपको प्राप्त हुए थे और d इज इक्वल टू 0 में इक्वल रूट्स आपको प्राप्त हुए थे। और डियर स्टूडेंट, इसमें नो सॉल्यूशन हुआ था, इसका कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुआ था। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस दो का वैल्यू तो आप प्राप्त कर लिए थे क्लास 10th में, लेकिन इस तीसरे का वैल्यू आप वहां पे नहीं प्राप्त कर पाए थे। क्या आपने कोशिश किया कि इस तीसरे का वैल्यू क्यों नहीं प्राप्त होता है, ऐसा जानने का? इस तरह का क्या इस तरह के इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम होती है जिसके कारण इसका वैल्यू नहीं प्राप्त होता है? तो डियर स्टूडेंट, आज मैं इसको आपको बताने वाला हूं, जिसमें आप जानोगे कि ये जो थर्ड सॉल्यूशन, जो नो सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्राप्त हो रहा था, यह सिर्फ एक समस्या नहीं थी, ये इस तरह से ढेर सारी समस्याएं थी जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। जैसा कि एक एग्जांपल हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही देते हैं, और यह सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे कि इसका नो सॉल्यूशन होता है। जिस तरह से कि आप इक्वेशन देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसका सॉल्यूशन जब आप प्राप्त करना चाहे तो इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -2। तो जैसे ही रूट के अंदर x का वैल्यू रूट अंडर माइनस में आ जाता है तो हम यहां पर कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया, यह डिफाइंड नहीं है, यहां पर इसका सॉल्यूशन हम कहां नहीं प्राप्त कर पाए। तो डियर स्टूडेंट, ये बात आप पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, क्लास 6 से पढ़ते आए हैं, नंबर सिस्टम में आप क्लास 10th तक सिर्फ रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े हैं। रियल नंबर जो पढ़े हैं उसमें ये नंबर को डिफाइन नहीं किया गया है डियर स्टूडेंट, ये नंबर डिफाइन नहीं किया गया, जिसके कारण हम इसके जो सेट बनते हैं उसमें ये नंबर नहीं होते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, इस सेट में इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, मतलब कि इसके घर में, रियल नंबर के घर में यह नंबर नहीं होता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि इस नंबर का कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर किसी भी चीज का आंसर नहीं में नहीं होता है, कोशिश किया जाता है कि इसका आंसर हम दे पाए, और कोशिश ही है जो इसका भी आंसर दे पाया। और वही कोशिश से हम आज आपको एक नए नंबर से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिस नंबर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है। डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस सबसे पहले एक मैथमेटिशियन आइलर, जिन्होंने इसके बारे में परिकल्पना किया, जिन्होंने बताया कि कुछ इस तरह से भी हम इस तरह के इक्वेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने इस मैथमेटिक्स, रुके हुए मैथमेटिक्स को, जो रियल नंबर के ही सेट में, रियल नंबर के ही एक घर में बंद हो चुका था, उस घर से उस तरह के जिस घर में उसका कोई सम्मान नहीं हो रहा था, जिस घर में उसको रहने नहीं दिया जा रहा था, उस घर से निकाल के एक इस तरह का विशाल घर बना दिए, जिसमें रियल नंबर तो आ ही गया, उसके साथ साथ जो नंबर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वह नंबर भी पूरा का पूरा उसमें आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला मैथमेटिशियन was the Euler who introduced about the complex number. How? Euler was the first who introduced a symbol
I known as iota for root under -1. Its property is I is equals to root under -1. सो इस तरह से डियर स्टूडेंट इसके प्रॉपर्टीज और इसके वैल्यू को कंसीडर किया गया। इस तरह का एक सिंबल यूज किया गया, जिस सिंबल से एक नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिस नंबर को लेकर के हम लोग सभी समस्या में थे, उसको इन्होंने एक अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन दिया और फिर उसके बाद इन्होंने इसी को लेकर के एक नंबर को डिफाइन किया, जिस नंबर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर रहा। अब इस नंबर को कैसे डिफाइन किया, तो आप डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से नोट करिएगा अपने नोटबुक में और सारे कॉन्सेप्ट को नोट करते चलिएगा, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे इसी पर बेस्ड आपके बोर्ड एग्जाम के भी क्वेश्चंस होंगे और इसी पर बेस्ड अगर आप आईआईटी के स्टूडेंट हैं, आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर यू एंड यू do a study first this concept. So complex number is a number which is of the form a plus ib, where a, b belongs to a real number and I equals to under root -1. So is known as a complex number. इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन निकल करके आया, जो आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ए नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म a प्लस ib, एक जो नंबर इस फॉर्म में हो, a प्लस ib के फॉर्म में हो। a और b क्या होगा, रियल नंबर होगा। a और b क्या होगा, रियल नंबर होगा। और i का वैल्यू हम लोग लिए हैं i इज इक्वल टू रूट अंडर -1, जो यहां पर एक सिंबल है, एक इमेजिनरी नंबर की को डिफाइन करता है, जिसको लेकर के हम एक नंबर का, नया नंबर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशंस को समझ चुके होंगे और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन, इट इज डिनोटेड बाय Z. So that is Z is equal to A plus IB. ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोशन। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है Z से, और Z इज इक्वल टू A प्लस IB इसका जनरल फॉर्म होता है। इसको याद रखिए और इसको याद करके नोट करिए अपनी नोटबुक में, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके आगे अगले टॉपिक पे। इसका अगला टॉपिक है प्योरली रियल एंड इमेजिनरी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम अभी आपको डिफाइन किए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसी से निकल करके एक टर्म आता है प्योरली रियल। डियर स्टूडेंट, प्योरली रियल क्या होता है?
प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप इस रियल के साथ प्योर लगा हुआ वर्ड देख रहे हैं, प्योर का मतलब ही आप लोग जानते होंगे कि शुद्ध। शुद्ध मतलब क्या, कि शुद्ध रूप से रियल होना चाहिए। शुद्ध रूप से जो रियल टर्म होगा वो प्योरली रियल होगा। उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे निकालते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। ए कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to a plus ib is said to be purely real if and only if प्योरली रियल होने के लिए क्या कंडीशन होता है। डियर स्टूडेंट, प्योरली रियल होने के लिए जो हम अभी लिख रहे हैं इसको गौर से देखिएगा। ये इमेजिनरी पार्ट को जीरो मानता है। अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है देन डियर स्टूडेंट प्योरली रियल टर्म होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल टर्म होगा। सो कैसे आप समझोगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i है। सो ध्यान रखिए, जब भी कभी प्योरली रियल आपसे पूछा जाएगा, प्योरली रियल आपसे पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये टर्म जीरो होना चाहिए। यहां पर हम आपको एग्जांपल में 2i दिखाए हैं, लेकिन यहां पर आपको कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए होंगे और उस क्वेश्चन को आप देखोगे सॉल्व करके, तो उसके लिए जो वैल्यू होगा यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज जीरो, शुड बी जीरो। देन आफ्टर वी से द टर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। मतलब यहां पर यह वैल्यू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, z इज इक्वल टू 3 प्लस i जीरो, मतलब यह टर्म ही जीरो होगा। सिर्फ यही टर्म होगा जिसको हम प्योरली रियल कहेंगे। और उस प्योरली रियल होने के लिए कंडीशन क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट हमेशा जीरो होगा। इमेजिनरी पार्ट प्योरली रियल के लिए इमेजिनरी पार्ट हमेशा जीरो होगा। और आप जब देखोगे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अभी हम क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, बस आप टर्म को समझिए, फिर हम क्वेश्चन पे भी बताएंगे। सारे क्वेश्चंस आपके जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं सभी हम यहां पर आपको बताएंगे। और भी आप लोगों को किसी भी बुक में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में सारे प्रॉब्लम्स डाल देना, मैं सभी क्वेश्चन का कलेक्शन आपको उसका भी वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग अभी अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि प्योरली रियल होने के लिए जो इमेजिनरी पार्ट होगा ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योरली रियल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं एक टर्म प्योरली इमेजिनरी का। डियर स्टूडेंट, प्योरली इमेजिनरी में है कुछ नहीं, वर्ड आप बदल दो और फिर टर्म्स भी बदल दो। कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योरली इमेजिनरी में यहां पर जहां जहां रियल लिखे हैं वहां वहां इमेजिनरी कर दीजिए। इमेजिनरी के साथ साथ यहां पर क्या होता है, टर्म्स होता है, इफ एंड ओनली इफ। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, कंडीशन बदल जाते हैं, डेफिनेशंस बदल जाते हैं। प्योरली इमेजिनरी को अभी हम डिफाइन करने वाले हैं। प्योरली इमेजिनरी किस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट अभी जस्ट हम आपको प्योरली रियल से के बारे में बताए थे। अब आप देखिए कि प्योरली इमेजिनरी क्या होता है। प्योरली इमेजिनरी ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस ib इज said to be purely imaginary if and only if real part of the complex number should be zero. So real part of the complex number should be zero, then we say the complex number is purely imaginary. Then we say what? The complex number is purely imaginary. So dear student, as for example, जैसा कि अभी हम एक एग्जाम्पल दिए थे
आप देखे थे कि z का हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे 3+2i, और इसमें आप देखे थे कि z इज इक्वल टू 3+2i में हम बताए थे कि जब इस टर्म को जीरो कर दिए थे तो ये टर्म जो मिला था कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये टर्म क्या कहलाया था डियर स्टूडेंट? प्योरली रियल कहलाया था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं प्योरली इमेजिनरी का, तो डियर स्टूडेंट ये टर्म इक्वल्स टू जीरो। सो रियल हेयर इमेजिनरी पार्ट ऑफ द प्योरली इमेजिनरी, फॉर प्योरली इमेजिनरी the real part of the complex number should be zero. So यहां पर real part of the complex number क्या हो गया? जीरो हो गया। तो आप ध्यान रखिए कि जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि you find the purely real number and the purely imaginary number in the given question, then you take the condition of the purely imaginary and the purely real. So the condition is when the complex number is purely real, then the imaginary part should be zero, and the purely imaginary, then the real part of the complex number should be zero. So इस बात को ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट। इस पर भी हम ढेर सारे क्वेश्चंस आपको बताएंगे, तब आपका इस सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप देखिए कि इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी का। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे, और जो कुछ भी प्रॉब्लम रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, जिसपे आप देखोगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हो। तो डियर स्टूडेंट, अब अगला टर्म है इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हम अब बात करने जा रहे हैं इक्वलिटी के बारे में। इक्वलिटी क्या होता है डियर स्टूडेंट? हम सभी जानते हैं, आप जानते हैं कि इक्वलिटी मतलब इक्वल ऑफ व्हाट। यहां पर हम इक्वलिटी किसके बारे में बात करने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो इक्वलिटी जो होता है वो यहां पर डिफाइन करता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होगा जब उसके टर्म, जब उसके रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये इक्वलिटी में जो दो टर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का बना है, जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं। मान लो कि एक Z1 है जिसका वैल्यू x1 प्लस i1 है, एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर x2 प्लस i2 है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आप देखो कि हम इसको कैसे कहेंगे कि दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल। जब हम कहेंगे कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है एक दूसरे से, Z इक्वल्स टू Z2, Z1 इक्वल्स टू Z2, तो कंडीशन कहता है इफ एंड ओनली इफ the real part of the complex number should be equal and the imaginary part of the complex number should be equal। मतलब एक ही कंडीशन है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उसके रियल पार्ट के इक्वल होंगे, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होंगे, या फिर अगर किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है, तो वह उस केस में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन जो है वो आप जानते होंगे कि अगर इफ एंड ओनली इफ डिफाइन करता है दोनों पार्ट के इक्वलिटी को। अगर आप इसको लेकर के चलते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इक्वल है तो उसके टर्म्स इक्वल होंगे, ये ऐसा कहता है। अगर टर्म्स इक्वल कह रहे हैं तो फिर वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। बस यही कंडीशन होता है, और इसी कंडीशन को हम डिस्क्राइब करते हैं इसके लैंग्वेज से। तो डियर स्टूडेंट, लैंग्वेज को भी देखिए और इसको नोट करते चलिए। टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 equals to x1 plus i1 and Z2 equals to x2 plus i2 are said to be
are said to be equal if and only if are said to be equal। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, कंडीशन क्या होगा, रियल पार्ट के इक्वल होगा एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर should be also equal to the second part of the complex number। So x1 equals to x2 and y1 equals to y2। मतलब क्या कि x1 x2 मतलब कि रियल पार्ट के इक्वल होगा, y1 y2 मतलब कि इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तब हम कह सकते हैं कि यह दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिए हैं, यह दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा। डियर स्टूडेंट, ये तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हो सकता है कि रॉन्ग भी हो सकता है कि ट्रू भी हो। तो अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि यह जो स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज ट्रू और फॉल्स। हम अभी चेक करेंगे, इसके जस्टिफिकेशन से हमें पता चलेगा कि यह सत्य है या फिर असत्य है। सो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा इसके जस्टिफिकेशन पर। इसका जस्टिफिकेशन हम करने जा रहे हैं, तो हम यहां पर मान लेते हैं एक पार्ट को हम लेकर के चलते हैं, दूसरा पार्ट को प्रूफ कर देते हैं, तो यह जस्टिफिकेशन होगा। ऐसे तो दोनों पार्ट को लेकर के चलेंगे तो भी वो इस पार्ट ये लेकर के चलेंगे, ये दोनों लेके चलेंगे तो ये हम मिला देंगे, या फिर ये दोनों लेके चलेंगे तो ये इसको हम प्राप्त करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको लेकर के चलते हैं। लेट Z1 इज इक्वल टू Z2, मतलब कि Z1 Z2 के इक्वल है। तो क्या होगा इस केस में, x1 प्लस I1 जो दिया हुआ है वह x2 प्लस I2 के इक्वल होगा। ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर हम Z1 Z2 को लेते हैं, यहां से Z1 और यहां से Z2, तो इस केस में Z1 और Z2 जो इक्वल हम ले रहे हैं, तो इसका जो टर्म है ये भी इक्वल होगा। जब यह दोनों इक्वल होगा तो इसको सेपरेट कर लो, x1 माइनस x2, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ले आओ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लेके चले जाओ। फिर क्या होगा, x1 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग। यहां पर लिख दो बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब जो आपको प्राप्त होने जा रहा है वो क्या हो रहा है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आपको मिलेंगे i का होल स्क्वायर और यहां मिलेंगे y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, i स्क्वायर इज -1 इज इक्वल टू -1, so the next step is x1 minus x2 is equal to -1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप लोग यहां तक लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट रखिए। अब हम इसको मिटा के इसके आगे का स्टेप आपको बता रहे हैं, तो समझिए एक एक स्टेप को। देखिएगा आगे। अब ये हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों पार्ट को एक साइड ले आते हैं। सो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप ही बताइए डियर स्टूडेंट, अगर यह दोनों के स्क्वायर का सम 0 है तो कंडीशन क्या होगा, या तो यह टर्म और यह टर्म दोनों, यह टर्म इस टर्म के इक्वल, यह टर्म इस टर्म के इक्वल 0 होगा और यह टर्म भी इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि द नेक्स्ट स्टेप इज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, यह जो हम बता रहे हैं अच्छे से समझिएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये सब चीजें बहुत आसान है। इसको अच्छे से समझ लीजिए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने हैं इसके चैप्टर्स में,
तो इसको समझ के रखिएगा, तो आपसे आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगे। यह टर्म इस टर्म के इक्वल है, तो डियर स्टूडेंट इसको तो आसानी से लिख सकते हैं इक्वल टू 0 एंड y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। स्क्वायर को हटा दिए, अब क्या हो गया, x1 x2 के इक्वल हो गया एंड y1 y2 के इक्वल हो गया। तो आप देखें कि हम एक पार्ट को लेकर के चले और दूसरे पार्ट को प्राप्त कर लिए। डियर स्टूडेंट इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जो हम आपको इसका स्टेटमेंट बताए हैं वो स्टेटमेंट ये फॉलो नहीं करेगा। आप एक काम करके देखिए कि इस टर्म को लेकर के चलिए, इस टर्म को भी उठा करके चलिए और जस्ट इसका रिवर्स कर डालिए, तो आप फिर से Z1 इज इक्वल टू Z2 के निष्कर्ष पे पहुंच जाइएगा। मतलब कि जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे जब उसके रियल पार्ट के इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होंगे। दूसरा वर्ड हम क्या कह सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कुछ अब चीर फाड़ करने जा रहे हैं। जैसा कि मैथमेटिक्स है, आप जानते हैं मैथमेटिक्स में सारे चीजों का क्या होता है, चीर फाड़ होता है। तो वो क्या कैसे होता है, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर के द्वारा होता है। मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन सा है, हमारे पास 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर है। एक है प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा मल्टीप्लाई, चौथा डिवीजन। हम अब कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इस चारों को सेट करने जा रहे हैं। अब इस चारों को जब हम सेट करेंगे तो देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह का बिहेव करता है हमारे साथ। मीन्स इस मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरह का नेचर आता है, क्या करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से बिहेव करता है इस चारों ऑपरेटर के साथ। तो डियर स्टूडेंट आराम से धैर्य बनाए रखिए और आराम से इस सारे कॉन्सेप्ट को समझिए और नोट करते चलिए, आपको चैप्टर बनाने में आसानी होगी। तो सबसे पहला अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, बता रहे हैं आपको एडिशन के बारे में। डियर स्टूडेंट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या हो सकता है, बहुत ही सिंपल है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एग्जांपल से पहले समझिए, फिर आप उसके एडिशन को स्टेटमेंट में समझिए। मान लीजिए कि एक Z1 है 3 + 2i और एक Z2 है -4 + 5i। तो बताइए कि अगर हम यहां पर Z1 + Z2 आपसे बोल दें फाइंड कीजिए, तो आप क्या करोगे। बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट, आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर दीजिए और फिर आपको इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कि कैसे हम इसको ऐड करते हैं। Z1 का वैल्यू कितना है, Z1 + Z2 = 3 + 2i प्लस -4 + 5i। अब देखिए इसको हम ऊपर लिख रहे हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा। Z1 + Z2 = ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट एक साथ ले आइए और इमेजिनरी पार्ट ये है और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको भी ले आइए। i को बाहर रखिए और उसके वैल्यू को उसके साथ कैलकुलेट कर दीजिए। तो यह जो पार्ट होगा -1 होगा और यह जो पार्ट होगा 7i होगा। तो आप जिस तरह से इसको ऐड किए उसी तरह से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन होता ही है। तो आप देख लिए कि किस तरह से हम एडिशन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, बहुत ही आसान है एडिशन करना। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसके स्टेटमेंट को भी हम बता देते हैं, आप आराम से इसको लिख लीजिए। Addition of complex number. So let
Z1 is equal to X1 plus IY1 and Z2 is equal to X2 plus IY2 be two complex number, then Z1 plus Z2 is equal to X1 plus X2 plus IY1 plus Y2। डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं वो उसके रियल पार्ट को ऐड कर रहा है और उसके इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो रहा है, तो इसी तरह से इसका एडिशन होता है। अब आपको हम एक और भी चीजें इस पर बताने वाले हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है वो एडिशन प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें ओवर एडिशन को लेकर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होते हैं, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसके जोड़ घटाव गुना भाग को सीख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं डियर स्टूडेंट? बहुत ही आसान है। सब्ट्रैक्शन, लेट Z1 and Z2 be two complex number, then Z1 minus Z2, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? बस सिंपली इसके रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल लेके देखो, Z1 का वैल्यू 3 प्लस 5i लिए और Z2 का वैल्यू 2 प्लस i ले लिए, तो इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा भाई? Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो 3 माइनस 2 एंड द इमेजिनरी पार्ट कितना वैल्यू है? पहले में 5 और दूसरा में 1, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ये पार्ट कितना हो गया? 1 हो गया। ये पार्ट कितना हो गया? 4i हो गया। तो यही इसका सब्ट्रैक्शन होता है डियर स्टूडेंट, इसको समझ गए होंगे। इसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन पर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या देता है, क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो अभी हम आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन में बता रहे थे डियर स्टूडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ two complex number Z1 is equal to X1 plus I1 and Z2 is equal to X2 plus I2 is X1 into X2 minus Y1 in X1 into X2 minus Y1 into Y2 plus I X1 X2 X1 Y1 X1, so X1 Z1 into Z2 is equal to X1 plus I1 multiplied with X2 plus I2 is equal to X1 into X2, X1 into X2, X1 into Y1, so X1 into Y2 I and plus Y1 into X2, so I X2 Y1 and plus I
y1 into I y2. So it is equal to x1 into x2 plus I x1 into y2 plus x2 into y1 minus plus I whole square into y1 into y2. So dear student, I square is equal to -1. So x1 into x2 minus 1 means minus y1 into y2, both are taking, and plus I of x1 into y2 plus x2 into y1. So dear student, the product of two complex number z is equal to x1 plus I1 and z is equal to x2 plus I2 is x1 into x2 minus x1 into x2 minus y1 into y2 plus x1 into y2 plus x2 into y1. This is the प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह का टर्म हमें मिलता है। ये जो टर्म होता है ये हमें प्राप्त होता है, मतलब कि कुछ इसका वेरिफिकेशन आप अभी देखें कि हम किस तरह से इसको प्रूफ किए। आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ये इसका प्रूफ हुआ। z1 इंटू z2 जो हम प्राप्त किए वो कैसे प्राप्त करते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, आप इसको देखें। तो इसी तरह से हम इसके डिवीजन को भी देखते हैं, किस तरह से डिवाइड करके डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, डिवीजन को भी देखिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। डिवीजन, अब देखो, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो z1 अपॉन z2। अब ये हो गया x1 प्लस I1 और ये हो गया x2 प्लस I2। ये दोनों को अब हम क्या कर रहे हैं, एक z1 को z2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो z1 से z2 जो है वो डिवाइड होकर के क्या वैल्यू देगा। तो z1 को z2 से जब डिवाइड करेंगे तो इसके टर्म्स को हम लोग देखते हैं, एक्सप्लिट करते हैं इसके टर्म्स को। वो कैसे, तो x1 x2 y2 अपॉन x2 माइनस I y2। डियर स्टूडेंट, आप ध्यान दें कि हमने क्या किया है, इसके नीचे वाले रेशनलाइजेशन जो हम करते हैं किसी भी टर्म का, तो इसके जो मिडिल टर्म होते हैं उसके साइन को कन्वर्ट करते हैं। लेकिन एक बात है, इसके साइन को हम यहाँ पर नेगेटिव ही क्यों लेते हैं, इसके पीछे एक और रीजन भी है। डियर स्टूडेंट, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बारे में स्टडी करेंगे, बताएंगे, तो वहां पर आपको हम इसके भी कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो सिर्फ I के साथ जो वैल्यू होता है, मीन्स इमेजिनरी पार्ट को ही हम नेगेटिव क्यों लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेगेटिव हम ले रहे हैं, तो फिलहाल तो आप बस ये समझिए कि डिवाइड जो हम कर रहे हैं तो रेशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है कि किसी भी एक टर्म को नेगेटिव लेकर के और फिर उसके ऊपर नीचे उतना ही वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये भी तो किया जा सकता था कि x2 को ही नेगेटिव ले लिया जाता और I के साथ वाले टर्म को नहीं लिया जाता। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। जब हम कॉन्जुगेट बताएंगे तो वहां पर हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तब तक आप लोग भी कोशिश करिएगा इसको समझने का कि इस तरह से क्यों होता है। अब इसको सॉल्व करिए फिलहाल। तो x1, अब ये टर्म का मल्टीप्लीकेशन करेंगे x1 का x2 के साथ, ये हो जाएगा x1 इंटू x2। फिर x1 का माइनस I1 के साथ, I2 के साथ, तो ये हो जाएगा I x1 इंटू y2। दूसरा करेंगे I y1 को x2 के साथ, ये हो जाएगा प्लस I y1 x2। और तीसरा करेंगे, ये लास्ट करेंगे I y1 इंटू I y2 माइनस में, तो यहां माइनस होगा, I स्क्वायर होगा
y1 इंटू y2, और आप जानते हैं आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और नीचे जो वैल्यू है इसका जब हम a माइनस बी का हो ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मीन्स x2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस तो है ही और इसके साथ आई का स्क्वायर तो करेंगे प्लस हो जाएगा, सो y2 स्क्वायर। अब देखिए बच्चों x1 x2 के साथ ये टर्म प्लस में आकर के y1 y2 हो गया, और इसके साथ i वाले टर्म को जब हम कॉमन लेते हैं तो प्लस प्लस कॉमन ले लीजिए या फिर माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जिसको भी माइनस कॉमन लेना चाह रहे हैं तो हम यहां पर माइनस ही ले लेते हैं कॉमन। तो इससे क्या होगा, i का टर्म x1 y2 माइनस x2 y1 ये होगा, और नीचे में क्या होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर x2 स्क्वायर एंड y2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब इसको और भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिखिए, x1 मीन्स अलग अलग क्या, इमेजिनरी पार्ट को अलग करिए और रियल पार्ट को अलग कर दीजिए, तो रियल पार्ट हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, जब हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके उसको एक को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो उसका जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो ये रिजल्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है प्रूफ है, अभी जो हम लिखेंगे स्टेटमेंट इसी प्रूफ से लिखेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। आप भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं इस तरह के डिवीजन में। हम मान लेते हैं लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i/1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i/2, देन z1 अपॉन z2 इक्वल्स टू जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस i x1 y2 माइनस x2 y1 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। बच्चों आप डिवीजन के टर्म्स को समझ गए होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक को दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं तो इस तरह से कुछ रिजल्ट प्राप्त होता है। ये रिजल्ट हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म में बता रहे हैं। ये जनरलाइजेशन ऑफ डिवीजन है, जनरलाइजेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन था, जनरलाइजेशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिए। इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही आसान होंगे। जब क्वेश्चन करिएगा तो बहुत ही आसानी से आप पुट करोगे वैल्यू और आपको रिजल्ट गेट हो जाएगा, आप आराम से रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इंटीजर पावर ऑफ आई। इंटीग्रल पावर, जो हम पावर आई का पुट करते हैं वो किस तरह से बिहेव करता है, बहुत ही आसान है, इसको आराम से समझिए। इंटीग्रल पावर ऑफ आई का हम पावर इंटीजर रखते हैं। तो इंटीजर आप प्यारे बच्चों जानते हैं, क्या जानते हैं, इंटीजर का जो इंटीजर है वहां पर पॉजिटिव इंटीजर को लेकर के पहले बात करते हैं। तो पहला केस होता है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई। प्यारे बच्चों देखिए, जैसे हम यहां पर लिखे हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई, तो इंटीग्रल पावर में दो टर्म बना। एक पावर इंटीजर जो होगा वो नेगेटिव टर्म में होगा, आई का पावर नेगेटिव होगा, और दूसरा हम आई का पावर पॉजिटिव ले रहे हैं। तो आई का पावर जब पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव लेकर के हम देखते हैं कि सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो हम जानते हैं, वी नो बाय डेफिनेशन, क्या जानते हैं, आई
का जो वैल्यू होता है वो कंसिडरेबल एज रूट अंडर -1। आप इस वैल्यू को आई को आप इक्वेट कर चुके हैं रूट अंडर -1 से। यह डेफिनेशन से ही आपको पता है यह वैल्यू। अब हम बात करते हैं यहां पर कि आई स्क्वायर्ड क्या होगा। आई स्क्वायर्ड क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ये जो टर्म है आई स्क्वायर्ड, यहां पर इसको डिफाइन किया गया है बच्चों। यहां पर आई स्क्वायर्ड को ये मत समझिएगा कि आई स्क्वायर रूट अंडर -1 और रूट अंडर -1 को मल्टीप्लाई किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर जो डेफिनेशन लिया गया है वह आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिया गया है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आई। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 लिया गया है, और इसको भी हम जब इस तरह के वैल्यू को जब हम आपको जब यहाँ पे बताएंगे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, तो वहां पे हम आपको कंडीशन बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि आई स्क्वायर को फाइंड करने के लिए आई इंटू आई करें और आई इंटू आई को करके रूट अंडर -1 और रूट अंडर -1 को मल्टीप्लाई करते और तब हमको -1 प्राप्त होता है। ऐसा नहीं होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको हम बताएंगे। पहले तो समझिए कि इंटीग्रल पावर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो हम आई का रखते हैं वो क्या होता है। वो होता है जब हम आई का पावर 2 रखे तो -1 आता है। अब हम आई के पावर को 3 कर दिए, मतलब क्या कर दिए, माइनस यहां पर आई स्क्वायर में एक आई को मल्टीप्लाई कर दिए। आई स्क्वायर का वैल्यू डियर स्टूडेंट -1 आप देख रहे थे, और आई को ऐड कर दिए तो -i हो गया। मतलब क्या कि आई क्यूब का वैल्यू -i के इक्वल हो गया। डियर स्टूडेंट आई क्यूब मतलब कि आप पावर जैसे ही बढ़ाए, स्क्वायर से क्यूब किए, फिर से नेगेटिव पार्ट जो आई का हमें मिल रहा है वो यहां पर क्यूब करने से मिल रहा है। डियर स्टूडेंट अब हम इस टर्म को फिर से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। वो स्टेप क्या है, आई टू दी पावर 4। डियर स्टूडेंट आई टू दी पावर 4 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर का पावर स्क्वायर, आई स्क्वायर टू दी पावर स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू तो आपको पता है -1 हम लिए हैं, और इसका वैल्यू, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। डियर स्टूडेंट दिस इज द मेन कंडीशन ऑफ द इंटीजर, मेन कंडीशन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। आप यहां से ही सारे जितने भी इंटीजर का पावर होगा, मान लीजिए कि किसी आई का पावर 100 होता है, तो आप कैसे पता करोगे कि आई का वैल्यू कितना होगा। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, आप देखें कि आई का पावर जैसे ही 4 होता है वह 1 हो जाता है, आई का पावर जैसे ही 3 होता है वह -i हो जाता है, आई स्क्वायर में आप देखिए -1 होता है, और आई का वैल्यू तो आप जानते ही हो कि रूट अंडर -1 है। अब हम यहां पर फाइंडिंग करने वाले हैं आई का पावर 100, तो आप कैसे बताओगे कि इसका वैल्यू कितना होगा। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, यह जो पार्ट 100 है इसको 4 से डिवाइड कर दो। तो आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, 2 20, 4 5 जा 20, यह कंप्लीटली क्या हो जाता है, कट जाता है। इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता है, रिमाइंडर 0 होता है। रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब यह जो फैक्टर है यह आई का पावर 4 इंटू 25 होता है। डियर स्टूडेंट आप अभी देखे हो आई का पावर 4 मतलब कितना, मतलब 1। डियर स्टूडेंट आई का पावर 4 मतलब 1, मतलब आई का पावर 4 का वैल्यू 1, और 1 का पावर कितना भी होगा तो वो वैल्यू 1 ही होगा। डियर स्टूडेंट इसको समझ रहे होंगे कि हम किस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसको निकालने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर हम कुछ एग्जाम्पल से आपको क्यूब के बारे में भी बता देते हैं, उसके स्क्वायर के बारे में भी बता देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, फिर आसान हो जाएगा आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने में। तो जैसा कि आप स्क्वायर पावर देखें, अब हम मान लो कि आई का पावर 221 है। डियर स्टूडेंट 221 है और इसका आपसे वैल्यू पूछ दिया, तुरंत से 4 से डिवाइड कर दो 221 को, क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है, सॉल्यूशन आप ध्यान लगाओ। 4 5 जा 20 हो गया, 2 आ गया, ये कट गया, 1 आया, 2 4 5 जा 20 हो गया। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहां पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसको ध्यान दीजिए। इसको हम आई की पावर
4 इंटू कितना लिख सकते हैं, 4 इंटू 55 लिख सकते हैं, 4 इंटू 55 लिख सकते हैं, और प्लस में 1 लिखना पड़ेगा। आप एक्सपोनेंशियल चैप्टर पढ़े हैं कि पावर जो होता है वो ऐड कब होता है, पावर x टू दी पावर m और x टू दी पावर n होता है तो x का पावर m प्लस n हो जाता है। और दूसरा फॉर्मूला ये भी पढ़े थे कि x का पावर m और इसका पावर n था तो x के पावर m इंटू n होता था। हम ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। i का पावर 4 इंटू 55 को एक टर्म रहने दिए, प्लस वाले टर्म को यहाँ पर तो हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं i टू दी पावर 1, तो x टू दी पावर m वाई x टू दी पावर n m प्लस n यहाँ पर है। अब देखिए कि ये टर्म आप कंप्लीट रूप से 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से 1 आता है। ये टर्म 1 हो गया और 1 का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे i से, ऑब्वियसली यह i ही होगा। तो आसानी से आप डिवाइड करके यहाँ जो 1 आया था यहां से भी बोल सकते थे कि यह इसका वैल्यू सिर्फ i होगा। डियर स्टूडेंट, इसको अगर हम 2 कर देते तो रिमाइंडर यहाँ पर 2 हो जाता, और रिमाइंडर यहाँ 2 होता तो इसका सॉल्यूशन -1 होता। -1 क्यों होता, क्योंकि यहाँ पर i स्क्वायर हो जाता और i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता, तो यहाँ पर i नहीं होकर के -1 हो जाता। डियर स्टूडेंट, इसी का वैल्यू हम अगर 3 कर दें तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 हो जाएगा, और जैसे रिमाइंडर 3 हो गया तो पावर यहाँ 3 हो जाएगा। पावर जैसे 3 हो गया तो यहाँ पर आपको पता है -i इसका सॉल्यूशन होता है। तो आप आराम से इसके सॉल्यूशंस को बता सकते हैं। अब इसका पावर 1000 लाख करोड़ जितना भी होगा आप आसानी से 4 से डिवाइड करो, उसका रिमाइंडर जिस तरह से आता है उस तरह का सॉल्यूशन होगा। रिमाइंडर को कैसे जज करोगे, किस तरह से, एक चार्ट हम बना देते हैं, उसको ध्यान रखने के लिए आप आसानी से ध्यान रखोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चार्ट बहुत आसान ही है, इसी से जिस तरह से अभी हम सॉल्व किए हैं उसी का एक जनरलाइज्ड फॉर्म हो जाएगा, जिसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जब हम i का पावर 1 रखे थे तो वैल्यू तो आपको पता ही है, रूट अंडर -1 मतलब कि i ही हो गया, रूट अंडर -1 मतलब कि i ही आ गया पावर 1। दूसरा हम i का पावर 2 कर दिए, वैल्यू -1 आ गया। तीसरा क्या किए, i का पावर क्यूब कर दिए, ये -i हो गया। चौथा क्या कर दिए, i का पावर 4 कर दिए, ये पावर आ गया 1, यहां पर कंप्लीट वैल्यू आ गया। तो आप तीनों चारों केस को बहुत ही आसानी से रीड कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। जिस तरह का आपको यहाँ पर पावर मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, उस तरह से इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। अब बात आता है कि i का पावर 1 2 3 4 तो हो गया। अब जनरलाइज्ड आप फॉर्मेशन क्या करते हो, जनरल फॉर्मेशन क्या होता है? तो जनरल फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट, i का पावर 4 हो और आपको दिखा रहे थे कि 4 के साथ कोई भी नंबर ऐड हो तो वह वैल्यू कितना, मल्टीप्लाई हो तो वह वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। अगर यहाँ पर i का पावर 4 हो, n के साथ जनरलाइज्ड हो और यहाँ पर 1 ही इसमें ऐड होगा, तो मतलब ये i टू द पावर 4n प्लस 1 इज इक्वल टू which value it is considerable only for i, and the next is, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये सेकेंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन इज, तीसरा कंडीशन क्या होगा, i टू द पावर 4n प्लस 2 होगा, मतलब -1 होगा सॉल्यूशन। मतलब चौथा कंडीशन क्या होगा डियर स्टूडेंट, i का पावर 4n प्लस 2 होगा, इसका वैल्यू कितना होगा डियर स्टूडेंट, +3, सॉरी यहाँ पर हम 3 लेंगे तो इसका वैल्यू -i हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये बात ध्यान रखिएगा, और ध्यान रख के जितना भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस पर बेस्ड। यही कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव पावर ऑफ i। ये सारी बातें तो हो गई। अब नेगेटिव पावर के भी बारे में बात करते हैं। कुछ नेगेटिव पावर कैसे हम बनाते हैं, इसका नेगेटिव पावर लेकर के क्या होता है i के साथ, बहुत ही आसान है। नेगेटिव पावर में जिस तरह से आप एक्सपोनेंशियल में पढ़े थे, नेगेटिव क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, तो इसमें भी वही होगा, कोई खास नहीं है इसमें। दूसरा केस है इंटीग्रल पावर ऑफ i इन द नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नेगेटिव इंटीग्रल पावर।
ऑफ आई। डियर स्टूडेंट, नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई, आप ध्यान से देखो, नेगेटिव हम ले रहे हैं, आई का पावर ले रहे हैं -1। डियर स्टूडेंट, आप इसको कुछ नहीं 1/i लिख दो। 1/i लिखोगे तो वैल्यू क्या होगा डियर स्टूडेंट? आई 1 का वैल्यू i⁴ होता है, आप जानते हैं 1 का वैल्यू i⁴ होता है, और यहाँ पर i से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब क्या बचा, तो आप समझ सकते हो, बुद्धिमान हो, बुद्धि तो है, तो इसीलिए आप ध्यान लगाओ। इसका पावर 1, इसका पावर 4, डिवाइड किए हैं, सेम बेस, घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, i का पावर 3 हो जाएगा। तो आप देख लिए कि i का नेगेटिव पावर इसको किस तरह से बदल देता है। i का नेगेटिव पावर मतलब कि नेगेटिव इंटीजर i³ के इक्वल होता है, और i³ का वैल्यू भी आप जानते हो कितना के इक्वल होता है, -i के इक्वल होता है डियर स्टूडेंट। तो i³ से जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ i हुआ, आप नेगेटिव इंटीग्रल पावर जब ले रहे हैं किसी i का, तो वो क्या आ रहा है, -i आ रहा है डियर स्टूडेंट। अब आप लेकर के देखो i का पावर -2, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट? बहुत ही आसान है, i 1/i² कर दो। 1/i² जब करोगे तो यहां पर तो i4 है ही, यहां पर i² हो जाएगा, i² से यहां पर वैल्यू हो जाएगा i², और ये वैल्यू आप -1 के बराबर जानते हो। तो आप वहां पर एक वैल्यू -2 देखे पावर, तो भी -1 आ गया, +2 देखे थे तो भी प्लस किसके वैल्यू के बराबर आया था, -1 के बराबर। i का पावर -3 ले लो आप यहाँ पर, तो क्या होगा, तो देखो i के पावर i⁴ हो गया। यहाँ पर आप जानते हो i के पावर 4, ये i के पावर 3 हो गया। यहाँ से 1 कटेगा तो i के पावर 1 मतलब i ही हो गया, मतलब i के पावर -3 इज टेकन एज i। आप सारे टर्म्स को देख लो, यही नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ i होता है। अब हम लास्ट टर्म, अभी इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक, हम आज के क्लास का जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। अब हम बात करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर के बारे में डियर स्टूडेंट। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर मतलब कि नेगेटिव रियल नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ और नेगेटिव रियल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर का मतलब हुआ कि जो भी नेगेटिव रियल नंबर हम लोग लिखे हैं अभी तक, जैसे कि अभी कंसीडर किए थे -1 को, √-1 को i के रूप में। अब नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट जो निकालना था, यही तो हमारे पास चैलेंज था, जो हम किस तरह से उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब हम इसके जनरलाइज फॉर्म को स्टडी करते हैं तो यह कंडीशन क्या होता है, यह कंडीशन किस तरह से हम मान लेते हैं कि कोई एक रियल नंबर है। कंडीशन फर्स्ट में आप मान लो कि a जो है वह एक रियल नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, तो ये होता है कि देन द √-a is denoted for the value of √modulus of a into i। डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, ये i जो है यही इसको डिस्क्राइब कर सकता है, इसके नेगेटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट को।
नेगेटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट को तब डिफाइन करेंगे, इसका मतलब ही होता है कि ये जो कोई नंबर हम लिए हैं जो नेगेटिव रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर के टर्म को जब हम उसके स्क्वायर रूट को डिफाइन करते हैं तो यह जो टर्म है यह अगर ग्रेटर देन जीरो, हम कहते हैं ए इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ए या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव हम यहां पर लिए हैं तो नेगेटिव के कंडीशन में ये किसको डिफाइन करता है, तो यह इसको डिफाइन करता है डियर स्टूडेंट, या मॉडुलस ऑफ ए को डिफाइन करता है, उसके स्क्वायर रूट को डिफाइन करता है, और आई इसके साथ सिंबॉलिकली मल्टीप्लाइड होता है, जो अभी तक में हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताते आए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में यही मेन कॉन्सेप्ट है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर किसको बताता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर मॉडुलस ऑफ ए और आई को डिफाइन करता है। डियर स्टूडेंट, सेकंड के इसमें आप देखते हो कि रूट अंडर -3 है, तो क्या है ये है 3i, रूट अंडर 3 मॉडुलस ऑफ रूट अंडर 3 यहां पर हम i के साथ डिफाइन कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू होता है इसके साथ, तो आप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम जब कभी भी रियल नंबर के नेगेटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं तो वो किस तरह से फाइंड होता है, या इसी तरह से होता है। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड केस के बारे में। सेकंड केस क्या होता है, मान लो कि कोई दो नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव रियल नंबर है, मान लो कि -2 है और -3 है। डियर स्टूडेंट, जब कभी भी इस तरह से दो नेगेटिव रियल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टुगेदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ऐसे तो आप पढ़ते आए हो कि जब कभी भी दो नेगेटिव रियल नंबर को, अब अगर आप दो रियल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, दो स्क्वायर रूट के अंदर जो कोई रियल नंबर होता है तो उसके वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हो, मतलब कि 2 और 3 यहां पर अगर पॉजिटिव होता तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते और उसका सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन इस केस में डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि 2 रूट के साथ है, i इसका वैल्यू है जो नेगेटिव टर्म को बताएगा, और इसका भी वैल्यू है ये नेगेटिव टर्म को बताएगा। डियर स्टूडेंट, अब आप ध्यान रखिए कि 2 और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा √6 और ये हो जाएगा i², और आप जानते हैं i² का वैल्यू कितना होता है, वो होता है -1√6। सो डियर स्टूडेंट, ये इसका वैल्यू होता है √6। लेकिन इसमें आप एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ये क्या है, अगर इस तरह से आप लिखते हो तो ये तो सही होगा, इसको आप वैलिड मानोगे, लेकिन अगर इसी को आप ये लिख देते, बिना माइनस के टर्म को आप इसको ये लिख देते, माइनस को नहीं निकालते और अंदर में ही -2 और -3 को मल्टीप्लाई करते और यह वैल्यू √6 लिख देते। डियर स्टूडेंट, ये सॉल्यूशन दूसरा था, इसको यहां तक ही कंसीडर कीजिएगा। अब हम दूसरी बात बता रहे हैं कि अगर हम इसको जो जनरल तरीके से हम सॉल्व कर रहे थे तो उसको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस √6 हो जाएगा। यह पॉसिबल नहीं होता है डियर स्टूडेंट, यही कॉन्सेप्ट गलत होता है, तो इसको समझ लीजिए, ये पॉसिबल नहीं होता है, और इसी को ध्यान रख के आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, किसी भी रियल नंबर जो भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, उसमें जो नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, तो आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि इसके नेगेटिव जो पार्ट्स हैं उसको आई के टर्म में सिंबलाइज्ड कर देना है, और फिर आई क्या है वो आपको बहुत पहले से हम डिस्क्राइब करते आए हैं। आई इज ए इमेजिनरी सिंबल विच इज टेकन एज फॉर √1। तो आप इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और इसी तरह से सारे स्क्वायर रूट्स और रियल नंबर के स्क्वायर रूट्स, हम नेगेटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का क्लास इसी के साथ मैं समाप्त कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट, अभी मैं कुछ समय पहले आपको आई का पावर, इंटीग्रल पावर बताया था,
जिसमें आपको डिवीजन मेथड बताया कि आप 4 से डिवाइड करके सारे वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हो कि किस तरह के वैल्यू का क्या आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, इसका एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक भी है जो आप बिना सोचे समझे बस उस जो ट्रिक हम आपको अगले क्लास में बताएंगे उस ट्रिक को समझ के आप बहुत ही आसानी से उस तरह के क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर दीजिएगा। यह मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के साथ। तो डियर स्टूडेंट, अब हम अगले क्लास में मिलते हैं। इससे पहले कि जो अगर आप अभी जो हम आपको बताए हैं इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स अगर आपको फेस करने पड़ते हैं, जो आप किसी भी टॉपिक को क्लियरली नहीं समझ पाए होंगे, तो एक तो सबसे पहले आप उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करिएगा वीडियो में। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है या कोई डाउट होता है, किसी जगह पर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम्स छोड़ दीजिएगा। उस प्रॉब्लम्स को मैं आपको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में अवश्य बताऊंगा। यह मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के साथ। और दूसरी बात कि जो भी बच्चों को अब क्लास 11, 12 और आगे का जो भी सिलेबस है उसके बारे में स्टडी करना है, वो कंटिन्यूअसली हमसे जुड़े, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है यूट्यूब चैनल पे PSM हाउस, प्रभास सर मैथमेटिक्स हाउस। इसको सर्च करें और इसको सर्च करके इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को दबाएं और फिर आपको अगले सारे नोटिफिकेशंस प्राप्त होंगे और सारी क्लास आपको फ्री में प्रोवाइड होंगे। इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूं।